से बहुत बातें निकलनी हैं 2024 में। मैं हूं प्रोफेसर पवन सिन्हा और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि आज मेरे साथ एक ऐसा बड़ा पैनल है, ऐसे विद्वज्जनों का पैनल है और इसको जिसे देखने के लिए हम सब लोग तरसते हैं, जिनसे बात करने के लिए हम सब लोग तरसते हैं। मैं पहले आपको टाइम्स नाउ नव भारत के उस पैनल के बारे में बता देता हूं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पर हैं आचार्य अनिल वस्त जी। कौन नहीं जानता इन्हें। इनकी शोखी भरा अंदाज और इनकी स्टाइल ऑफ प्रोडिक्शन और इनकी एक्यूरेसी वह तो अद्भुत है ही, और साथ ही साथ इनका राजनीति का ज्ञान भी अद्भुत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, जो आपने अनेक डिबेट्स में देखे होंगे और ज्योतिष में इनकी महारत है, और ज्योतिष के साथ साथ भविष्य क्या होगा इन नेताओं का, इसमें भी इनकी महारत है। साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर नीति शर्मा। डॉक्टर नीति शर्मा जी को आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत समझा होगा, और इनकी जो प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी है इसके लोग कायल हैं। तो ऐसा ये पैनल है जिस पर हम बैठकर उनकी चर्चा करेंगे जिनकी बातों से बहुत बातें निकलनी है 2024 में। तो मैं शुरुआत करता हूं आचार्य अनिल वत्स जी से। आचार्य जी, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपसे हम सब जानना चाहेंगे, क्योंकि बुलडोजर बाबा, कहीं वो बड़े स्ट्रॉन्ग प्रशासन चलाने वाले, कहीं महंत जी, कहीं सिर्फ बाबा जी, और लोग उनको इतने प्यार करते हैं और पूरे देश में वो जिस तरीके से जाने जाते हैं, यहां तक कि जिस राज्य में बहुत गड़बड़ियां होती है वहां उनका मॉडल लागू किया जाए, जनता डिमांड करती है। आप 2024 में हमारे प्यारे बाबा जी के बारे में क्या सोचते हैं? नमस्कार। सबसे पहले अब मेरे सामने प्रश्न आया है योगी आदित्यनाथ जी का, तो मेरे सामने उनकी जन्मपत्री है। वास्तव में जन्मपत्री है क्या? पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का अगर निर्देशन करना हो, अगर मनन करना हो, अगर अनुसंधान करना हो, तो विश्व में एकमात्र ज्योतिष ही वो विज्ञान है। ज्योतिष वो विज्ञान है जिसके लिए वेद कहते हैं वेदस्य निर्मल चक्षुः। वेद का निर्मल चक्षु है ये देखता है अतीत को भी, वर्तमान को भी और भविष्य को भी। योगी आदित्यनाथ जी की जन्मपत्री की खूबी क्या है? सिंह लगन है। पराशर ऋषि लगन को बहुत महत्ता देते हैं, और उसके बाद अगर किसी चार्ट की महत्ता है तो वो है नवांश कुंडली। यूं तो बहुत सारे वर्ग हैं, लेकिन सिंह लगन की कुंडली में योगी जी का लग्नेश दशम भाव में है। स्थान बल भी प्राप्त है, दिग्बल भी प्राप्त है। अब सूर्य अगर वहां है तो वो एक राजा की तरह है, और योगी के पास तो योग साधना भी है, अध्यात्म साधना भी है, और वही बल, चारित्रिक बल उनके आचरण में दिखाई देता है। वेद कहते हैं कि चरित्रहीना पुनंती न वेदा। चरित्रहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। और यहां योगी जी की पत्री में लग्नेश 10th हाउस में, जो जनता का घर होता है चौथे के बिल्कुल सामने उसका राजा बैठा हुआ है, और राजा न्याय करता है। ये राजा वो है जो न्याय तत्काल करता है। वो भी क्या न्याय है जो देर से मिले, जिसमें व्यक्ति जीवित ही न रहे, तो देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय होता है। इनकी जन्म पत्री में बड़े कमाल के योग हैं। मैं एक उस योग की ओर आपका ध्यान लेके आता हूं। ऋषि पराशर ने कहा है, अगर नक्षत्र अधिपति, नक्षत्र का स्वामी, इनका जन्म हुआ है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, जिसका स्वामी शनिदेव है, वो न्याय के राजा हैं, 14 भवनों के राजा हैं, दशम भाव में लगन में बैठे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं? सप्तम दृष्टि से जनता को देखते हैं, दशम दृष्टि से दशम सप्तम भाव को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। इनके ऊपर 21/12/24 तक केतु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। सिंह लगन की एक और खूबी मैं आपको बताता हूं, मंगल राजयोग कारक होता है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है। ऐसा मंगल इनके आय स्थान में है, और वो भी आयेश के साथ है। इनकी जन्म पत्री में और बड़े अद्भुत योग हैं। चंद्रमा से
चंद्र कुंडली इनकी राशि है कुंभ राशि, और वो स्वामी दशम भाव में है। ये बहुत बड़ा राजयोग है। ऐसे व्यक्ति राज करते हैं। और गुरु पंचमेश गुरु पंचम भाव में, पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को धर्म क्षेत्र में, धर्म की रक्षा के लिए, वो कृष्ण जी ने कहा था ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युयुस्वाहा। ऐसे व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो कोई, मुझे लगता है कि कोई देव आत्मा है। भारतवर्ष की संस्कृति को, भारतवर्ष की सभ्यता को सब लोगों में समान भाव से देखते हुए, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो, चाहे वो क्षेत्र कृषि का हो, चाहे वो क्षेत्र न्याय का हो, कोई भी क्षेत्र हो, योगी आदित्यनाथ की पत्री चमक रही है ध्रुव तारे की तरह। जी, आप एक और बहुत महत्वपूर्ण नेता का भविष्य जानने का भार मैं डालना चाहूंगा, जिस पर एक पूरा प्रदेश निर्भर करता है। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी के पास आता हूं, और डॉक्टर एच.एस. रावत जी के पास एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली मैं डिस्कस करना चाहता हूं जिसमें इस वक्त सब लोगों की रुचि है। और ये वो व्यक्ति हैं जो जब मुख्यमंत्री थे तो शायद इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन आज जिस प्रकार से लोग उनके गले लग लग के रो रहे हैं, वो अद्भुत है अपने आप में कि कोई व्यक्ति पद पे ना रहने के बाद और ज्यादा पॉपुलर दिखता है। केंद्र में इनका क्या रोल होने वाला है, बीजेपी की राजनीति में इनका क्या रोल होने वाला है? जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं श्री शिवराज सिंह चौहान साहब की। और मैं ये प्रश्न जानना चाहता हूं, इसका उत्तर चाहता हूं डॉक्टर एच.एस. रावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। और मैं सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों को 2024 की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मैं अपने मुद्दे पे आता हूं और बताना चाहता हूं, शिवराज जी की जो कुंडली है वो 5 मार्च 1959 की है, और उसके हिसाब से हमारे पास उनकी चंद्र लगन मौजूद है। तो हमारे पास फलादेश के 3 तरीके होते हैं, चंद्र लगन से, सूर्य लगन से और लगन से। तो मैं आज उनकी चंद्र लगन से स्थिति बताना चाहूंगा। उनकी मकर राशि है, और मकर राशि पर शनि की 7.5, और शनि की 7.5 के अंदर तो राजनीति के क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। नरेंद्र मोदी जी को कामयाबी मिली, मुख्यमंत्री भी बने, प्रधानमंत्री भी बने, और शनि की 7.5 में ये दोबारा से मुख्यमंत्री भी बने बीच में हटने के बाद। इसका मतलब ये रहा कि शनि की जब 7.5 चले तो आदमी को पॉलिटिकल क्षेत्र में शनि कहीं ना कहीं कामयाब देता है। लेकिन शनि की 7.5 के अंदर मुख्यमंत्री पद गया क्यों, बात यह आती है। इसका मतलब इनकी जो चंद्र राशि है वो है मकर, और इनकी जो सूर्य राशि है, सूर्य कुंडली है, वो है कुंभ। यानी जैसे ही शनि ने कुंभ के अंदर प्रवेश किया, स्वराशि के अंदर गए और सूर्य के ऊपर से निकल रहे हैं इस समय। तो शिवराज जी की कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली के ऊपर से शनि का गोचर चल रहा है। यानी जब चंद्र कुंडली के ऊपर चलता है तो मेंटल स्ट्रेस आता है, और जब सूर्य के ऊपर से गोचर करता है तो बड़ी दिक्कत आती है। तो इस समय पर इतना बड़ा पद चले जाना, यानी उनकी सूर्य कुंडली को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करके चला गया। केंद्र के अंदर सिर्फ चंद्रमा अकेला है, मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल होना, यानी आदमी के साथ जुड़ करके रहना। एक इनकी कुंडली के अंदर एक और बड़ा राजयोग है, इनका शुक्र उच्च का है, और साथ में बुध नीच का नीचभंग राजयोग भी बना करके बैठा हुआ है। और जिस व्यक्ति का शुक्र उच्च का हो तो जनता का बड़ा प्यारा हो जाता है, और नीचभंग राजयोग में आदमी साधारण जिंदगी से लेकर के बहुत ऊंचाइयों को छूता है। चंद्र लगन से इनके पंचम भाव के ऊपर मंगल का बैठना बड़ा लॉजिकल बना देता है, आदमी को बड़ा इंटेलिजेंट बनाता है, और ये जबरदस्त योग बनता है। इनके लाभ स्थान के ऊपर देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति की दृष्टि अपनी राशि पर नीचभंग राजयोग बना रही है। इसका मतलब इनकी कुंडली तो बड़ी पावरफुल है। और दशा शनि की चल रही है, शनि की दशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। चंद्रमा शनि में चंद्रमा, मेंटल स्ट्रेस तो रहता है, एंग्जाइटी तो रहती है। चुनाव से पहले भी शिवराज सिंह को बहुत तनाव था, चुनाव के समय भी बहुत बड़ा तनाव था, और मुख्यमंत्री बनते बनते भी भयंकर तनाव और डिप्रेशन, क्योंकि शनि में चंद्रमा राजयोग वाले प्लेनेट हैं। क्या राजाओं को तनाव नहीं होता? होता है। तो उनको स्ट्रेस तो था, और आज की डेट में अभी भी
बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजरेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य पर उनको नेगेटिविटी का प्रभाव आएगा। और जिस प्रकार से आगे का भविष्य देख रहा हूं, उस भविष्य के हिसाब से गवर्नर की तरफ जाएंगे कि उनको पावर मिलने के चांसेस कम आते हैं। सच में हम सब लोगों के लिए एक सोचने वाली स्थिति है। एक और ऐसी नेता जिनके बारे में पूरा प्रदेश ही नहीं देश चर्चा करता है, यद्यपि उनकी सीमाएं सदा प्रदेश तक रही हैं, लेकिन फिर भी देश उनकी चर्चा करता है, और उन नेत्री का नाम है वसुंधरा राजे जी। वसुंधरा राजे जी किस तरीके से उठी राजनीति में, किस तरीके से अवसान हुआ उनका जो ग्राफ है, ये अपने आप में बहुत सारी चिंता भी देता है, और साथ साथ ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है कि राजनीति एकदम प्लेन नहीं चलती है। राजनीति में जबरदस्त उतार चढ़ाव आते हैं। उनका कद देखिए, उनका पद देखिए, और उनकी आज की स्थिति देखिए। डॉक्टर नीति जी इसके बारे में बहुत अच्छे से हमको बताने वाली हैं कि वो क्या देखती हैं 2024 में वसुंधरा राजे जी, और उनके बारे में और उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में। सबसे पहले तो टाइम्स नाउ नवभारत के सभी व्यूअर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आचार्य जी, मेरा आज परम सौभाग्य, निश्चित रूप से मेरा आज राजयोग जरूर कोई ना कोई खुल गया है कि मैं आपके आचार्य अनिल बस जी और आचार्य एच.एस. रावत जी के साथ मंच साझा कर रही हूँ, जिनको बचपन से देखा, बचपन से अनुसरण किया। वसुंधरा राजे की कुंडली जी की बात करूंगी तो उनके जो लग्नेश शुक्र हैं वो लगन से 12वें भाव में जाके विराजित हैं। 12वां भाव एक्सपेंडिचर का, खर्चे का भाव होता है। निश्चित रूप से वसुंधरा जी से मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं मिली हूं, लेकिन खर्चे के मामले में वो बहुत ही, उनका हाथ खुला हो सकता है। एक तो राजघराने से आई हैं, साथ में गुरु के साथ युति बनाई हुई है। गुरु देवताओं के गुरु हैं, दोनों ही गुरुओं की युति बहुत ही शुभ मानी जाती है। पर जब शुक्र और गुरु की युति हो जाए तो ऐसे जातक को हर प्रकार की सुविधा, संपन्नता, यश और मान सम्मान मिलता ही मिलता है। और यहाँ पे गुरु जो है वर्गोत्तम भी हैं। जब भी कोई ग्रह वर्गोत्तम स्थिति में आ जाता है, इसका अर्थ है कि नमांश कुंडली में भी जहां पे लगन जो है 3 डिग्री 20 मिनट का हो जाता है, यानी कि अगर आप माइन्यूट D9 हम जो नमांश कुंडली की बात करते हैं, विशेषता ये आपके भाग्य स्थान का माइक्रोस्कोपिक लेवल की कुंडली है, यानी कि आप उसको उतनी डेप्थ में जाके डिकोड कर रहे हैं। और जब नवांश में कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है या उच्च के हो जाते हैं या अच्छे नक्षत्र में चले जाते हैं तो उस ग्रह की ताकत बढ़ जाती है। तो ओवरऑल आप देखें तो वसुंधरा जी का जो 2024 में फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं दिखता है, यद्यपि उनका योगदान रहा चुनावों के अंदर। लेकिन अगर कहीं कोई बहुत उच्च पद की अभिलाषा वो करती हैं तो मुझे लगता है अभी वो समय नहीं है। आप सहमत हैं इस बात से? क्या वसुंधरा राजे जी के करियर पर एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है और वह अवसान की ओर हैं, या अभी भी उनके उठने के कुछ चांसेस हैं? खासतौर से अभी गवर्नर्स की बहुत सारी पोजीशन खाली होनी है, राज्यसभा में भी बहुत सारी पोजीशंस खाली होनी है। कुछ देखते हैं आप, या मान लें कि एक बहुत महान करियर का अंत हुआ? आचार्य पवन जी, आप देवज्ञ भी हैं और योगी भी हैं, और ज्योतिषी को ना ज्योतिष के साथ साथ आभास भी होता है। ये तो सत्य है कि जिसका राजपाट छिन गया उससे ऊपर उसको मिलना बड़ा मुश्किल है, ये तो सत्य है। ग्रहों ने अगर आपको नीचे गिर दिया है ना तो उस मुकाम पर तो आपको नहीं लेके जाने वाले, ये सत्य है। इसका मतलब तीनों का ग्राफ कहीं ना कहीं इस लेवल से ऊपर तो नहीं जाने वाला। इसके ऊपर तो सिर्फ गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, ना ये गृह मंत्री बनने वाले ना प्रधानमंत्री बनने वाले। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपना राज भोग लिया, इनके ऊपर अब ग्रहों की चाल ऐसी चल रही है, इनको अब एकांतवास की जरूरत है। और राज्यपाल के पद और राज्यसभा ऐसा होता है कि अपने वनवास को आराम से पार कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो भारत की राजनीति में ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ा ग्राउंड भले ही ना रखते हो, लेकिन भारत की राजनीति को एक मोड़ जरूर वो दे रहे। राहुल गांधी जी की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, राहुल गांधी जी या कांग्रेस की स्थिति इस वक्त बहुत बेहतर नहीं है। जी जी। उनके पास कोई ऐसी पॉलिसी भी बहुत बड़ी नहीं है, यद्यपि कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं हो सकता है,
बहुत सारे लोगों की अपनी सोच होती है। हम तो ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जिस पे एक ऐसा कद है जो सामने से तो पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बाकी कदों को चुनौती अवश्य दे रहा है, राहुल गांधी जी। 2024 में राहुल जी का जो कद है, ये भारत की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि 2021 से यदि देखें तो लगातार उनके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन चला आ रहा है, और ये जो शनि है या जो राहु की स्थिति है, ये राहुल गांधी को और मैच्योर बनाएगी, और इसकी वजह से बाकी जो पार्टीज हैं उन्हें अपनी सोच पर फिर से सोचना पड़ेगा, और उनको अपनी नीतियां फिर से डिफाइन करनी पड़ेंगी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जिसकी अपनी स्थिति नो डाउट बहुत सशक्त है, 2024 में बहुत मजबूत है, फिर भी उन्हें राहुल गांधी जी को काउंटर करने के लिए फिर भी कुछ ना कुछ विशेष स्ट्रेटेजी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। कांग्रेस की जो स्थिति है दक्षिण भारत में कमजोर ना हो, इसके लिए कांग्रेस कोशिश करेगी, और भाजपा की ये कोशिश रहेगी कि कमजोर हो। और कांग्रेस, चूंकि फिलहाल की जो कांग्रेस है राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द ही घूम रही है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो राहुल गांधी जी का मंगल और शनि की स्थिति है, ये जो उनकी वाणी फिसलती है, आज की राजनीति अब इसकी आज्ञा नहीं देती है। वो पुराने दिन थे जब स्लिप ऑफ टंग कह देते थे और लोग मान लेते थे और चीजें भूल जाते थे, आजकल कोई नहीं भूलता। तो राहुल गांधी जी को भी हम नकार नहीं सकते 2024 के इलेक्शंस में, और वो किसी न किसी तरह वो अपनी पार्टी में फिर से जान फूंकने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि फरवरी से कुछ ऐसी नीति प्रारंभ होंगी जो एसोसिएशन कराएंगे, क्योंकि इस समय उनको शुक्र का सहयोग मिलेगा, तो वो बाद में भले ही डिसएसोसिएट हो जाएं, लेकिन इस वक्त एसोसिएशन यानी ये जो गठबंधन वगैरह है ये मजबूत स्थिति में आएगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का कद भले ही बहुत ज्यादा ना बढ़े, लेकिन बाकी लोगों को चुनौती देने वाला अवश्य सिद्ध होगा। नहीं पवन जी, आप क्या कहते हैं? पवन जी आपने बहुत अच्छी बातें रखी यहाँ पे। मैं ऐसा सोचता हूं कि एक योग पराशर ऋषि बोलते हैं पाप कर्तरी योग। जी जी जी। इफ द लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट गोज टू द थर्ड हाउस, और वो भी अपने एनिमी के घर में, जी, जी। और जो एसोसिएशन है उनके आसपास, वो सूर्य, मंगल और केतु का है। एक तो शुक्र चंद्रमा के घर में है, ये दोस्ती नहीं है उनका। ये जो पाप कर्तरी दोष है, इसका अर्थ ये हुआ कि उनके साथ के जो लोग जुड़े हुए हैं वो उनको ऐसी सलाह देते हैं, या ये खुद अपने आप सोचते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त को उठाने वाले चाणक्य थे, इनको कोई चाणक्य नहीं मिल रहा। हाँ, जो मिले भी वो, और जो मिले भी, जो उन्होंने पाकिस्तान में जाके ऐसे स्टेटमेंट दे दिए, बीजेपी और मजबूत हो गई, और मोदी जी चाय वाला के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। सच तो ये है, राहुल जी की वजह से मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सच है सर। आपका क्या कहना है इसमें डॉक्टर? देखिए, हम तो ज्योतिष पे बिलीव करते हैं। अगर आपके सितारे बुलंदी पर है ना, तो निश्चित तौर पर आपको सितारा ऊपर लेके जाएगा पवन जी। अगर आपके स्टारों में अगर लिखा है ना कि आप ऊंचाइयों को छुएंगे तो कोई रोक नहीं सकता। जी। मोदी जी के जो सितारे हैं उनमें इतनी पावर है कि राहुल गांधी तो उस समय राजनीति में प्रवेश किए थे जब वो मुख्यमंत्री बने थे। बिल्कुल। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि भाई राजीव गांधी की वजह से, राहुल गांधी की वजह से, यानी हर आदमी का, यानी आप मोदी जी का विजन, उनकी कुंडली के अंदर डबल रुचक नाम का महापुरुष राजयोग, यानी जो दुश्मनों को कुचलता चला जाता है। आजकल पॉलिटिकल दुश्मन हम बोल देते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल राइवल कह सकते हैं उनको कुचलता चला जाता है। इसलिए उनकी कुंडली में, मैंने चुनाव से पहले भी ये कहा था कि मोदी जी के बराबर टक्कर में कोई भी नेता भी नहीं है। यानी जब दो युद्ध में पहलवान लड़ते हैं, या दो चुनाव क्रिकेट के, या क्रिकेट की होती है, चुनाव की बात होती है, उसमें जिसके ग्रह बलवान होंगे यही प्रेडिक्शन की जा सकती है। इसलिए मोदी जी का भी कोई मुकाबला नहीं। बहुत सारे नेताओं का भविष्य अभी हमें जानना है, इसलिए चैनल चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उनके भविष्य से
भारत और भारत का हमसे सीधा सरोकार है। अभी लौटते हैं एक अल्पविराम के उपरांत। अब तो रामलला खुद ही टेंट से निकलकर मंदिर में जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब यहां से देश कहां जाएगा? फिर ये तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है भाई। भगवान राम का राज्याभिषेक क्या सीधे हो गया था क्या? नहीं, पहले राजा राम को वनवासी राम बनना पड़ा था। छल के साथ उनका राज्य छूट गया था। फिर क्या हुआ था? पहले हुआ था निषाद राज का राज्याभिषेक, माता शबरी का सम्मान, सुग्रीव का राज्याभिषेक। अर्थात भगवान राम यदि केवल रावण वध के लिए ही जन्म लिए थे तो बहुत आसान था, अयोध्या के राजा के रूप में जाते, अयोध्या से न लेके मार देते, उससे धर्म नहीं स्थापित होता। पहले राजा राम वनवासी राम बने, फिर गिर कंदराओं में रहने वाले लोग, वनों में रहने वाले लोग, वानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के सबसे कोने में रहने वाले सबको संगठित किया और उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को परास्त किया और सबको राज्य सत्ता में स्थान दिया। कोई भी कार्य जल्दी नहीं, गुणवत्ता के आधार पे अधिकतम मजबूती के साथ जो होना चाहिए वो किया जा रहा है और उसी के कारण यह निर्माण कार्य 3 चरणों में रखा गया है। पहला 2023 दिसंबर तक है, दूसरा 2024 में होगा जब पूरा मंदिर का निर्माण हो जाएगा और तीसरा और अंतिम चरण है जबकि परिसर में भी जो निर्माण कार्य हैं वो होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समय उस समय गर्भगृह में कौन कौन से विराजमान रहेंगे? ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विषय हमारे जो ट्रेजरर महोदय हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं उनके क्षेत्र का है। मेरा केवल निर्माण कार्य से संबंध है। बाबू जी, प्राण प्रतिष्ठा नजदीक है, क्या ऐसा ट्रस्ट चाह रहा है जो काम बहुत जल्दी होना चाहिए? कोई भी कार्य जल्दी नहीं, गुणवत्ता के आधार पे अधिकतम मजबूती के साथ जो होना चाहिए वो किया जा रहा है और उसी के कारण यह निर्माण कार्य 3 चरणों में रखा गया है। पहला 2023 दिसंबर तक है, दूसरा 2024 में होगा जब पूरा मंदिर का निर्माण हो जाएगा और तीसरा और अंतिम चरण है जबकि परिसर में भी जो निर्माण कार्य हैं वो होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समय उस समय गर्भगृह में कौन कौन से विराजमान रहेंगे? ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विषय हमारे जो ट्रेजरर महोदय हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं उनके क्षेत्र का है। मेरा केवल निर्माण कार्य से संबंध है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये अपनी तरफ से प्रयास किया है कि पूरी दुनिया को, पूरे देश को, हर एक राम भक्त को ये संदेश जाना चाहिए कि कार्य दिन रात चल रहा है और हर एक वो माइन्यूट डिटेलिंग, हर वो बारीक से लेकर बड़ी बात जो मंदिर निर्माण के दौरान ध्यान में रखी जानी चाहिए, वो वास्तु से संबंधित हो, वो तकनीक से संबंधित हो, वो किसी भी ऐसी चीज से संबंधित हो जिसके बगैर मंदिर निर्माण का कार्य पूरा नहीं होगा या नहीं होना चाहिए, उसका पूरी तरीके से उसको ख्याल में रखा जा रहा है, कंसिडरेशन में रखा जा रहा है। इस बात से लोग आश्वस्त हों, यही तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कोशिश थी और इसीलिए आज मीडिया को आमंत्रित किया गया। यहां अगर आप देख रहे हो तो ये है राम जन्मभूमि में बनता हुआ मंदिर, लोगों का होता हुआ वो सपना साकार जिसके लिए शताब्दियों ने संघर्ष किया है और ये अभी जिस स्वरूप में दिख रहा है आपको, और आज अगर आप तारीख देखें और 22 तारीख के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको ये लग सकता है कि क्या उस समय तक, डेडलाइन तक वो तमाम चीजें हो जाएंगी, प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक जिन तमाम चीजों को संपूर्ण हो जाना चाहिए। मैंने किसी से ये बात की तो उसने रामचरितमानस की चौपाइयों को उद्धृत किया। उसने कहा, ताकहा प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लही जारी सकई खल तूल। मतलब ये कि अगर रामचंद्र जी का हाथ सिर पर है तो फिर कौन सी वो डेडलाइन है जो अचीव नहीं की जा सकती। और एक बात जो मैंने यहाँ पर मजदूरों से लेकर, प्लानर्स से लेकर एग्जीक्यूशनर्स तक तमाम लोगों से बात करते हुए महसूस की, इंजीनियर से बात की मैंने, श्रमिकों से बात की। श्रमिकों से बात करने कीजिए आप तो वो रामचंद्र जी के गीत गाने लगते हैं। रामचंद्र जी के जन्म के समय, क्योंकि यहाँ रामलला विराजने वाले हैं, तो उनके समय, जन्म के समय जो सोहर गाए होंगे वो सोहर गाने लगते हैं। वो कहते हैं हमको ये काम नहीं लगता, हमको ये उत्सव लगता है, हमको ये उत्साह लगता है, इसलिए हम इस बात को
वो असल में कभी महसूस ही नहीं करते कि हम थक गए हैं या हमको थोड़ा सा विश्राम चाहिए। अब मोदी जी की ही बात कर लेते हैं। जी, बिल्कुल। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा और बिल्कुल। उधर मंगल भी। हाँ। तो मोदी जी को मंगल आगे लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तो नो आपका डाउट, एक रोचक योग बिल्कुल है, रोचक ये योग डबल है। ही रोचक योग हो गया, जी। क्योंकि चंद्रमा के साथ भी जी। और चंद्रमा के साथ मंगल का होना वैसे भी राजयोग कारक हो जाता है, वो भी लग्न में हो और लग्न वृश्चिक हो, नीच भंग भी नीच भंग भी डबल हो हो रहा रहा है, है। तो इतने सारे राजयोग के साथ एक व्यक्ति का कद भारत की राजनीति में इतना मजबूत हो गया है कि अब उनके इर्द गिर्द कोई है नहीं। वो कुछ भी ना बोले, मंच से जाके, मुझे ऐसा लगता है, मंच से जाके मुस्कुरा के सबको भारत माता की जय भी कर दे तो वोट मिल जाएंगे। एक आपकी बात इतनी वजनदार है कि देखिए उनका जो चतुर्थेश है, जी। जो जनता का अधिपति है, वो दशम में, वो दशम में, और वो इनका नक्षत्र अधिपति है। जी। इनका जो नक्षत्र है अनुराधा है, जी। उसका स्वामी जो शनि है वो जनता का सितारा बन के 10th जी। हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज आचार्य जी मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि नवंबर 2021 से नवंबर 2028 तक का जो समय है मंगल का, जी। इस समय में वो दो कार्य कर सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। पहला कार्य वो ये कर सकते हैं, तीन कार्य माने जाएं। पहला कार्य कि वो बहुत सख्त ऐसे निर्णय लेंगे हालांकि देश के लिए लाभप्रद होंगे। दूसरी जो चीज मुझे दिखती है वो ये है कि शायद वो अपनी गति अपने किसी उत्तराधिकारी को सौंपे। यदि भी बीजेपी में उत्तराधिकारी जैसा कोई व्यक्ति होता नहीं है, बीजेपी की जो अपना डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइकिंग जरूर होती है, और मोदी जी जिसे पसंद कर लें तो वो तो अघोषित उत्तराधिकारी वो भी हो एक जाते योगी हैं। होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो ये निर्णय लेंगे, यानी वो एक्टिव पॉलिटिक्स से अब डिस्टेंस कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो मुझे लगती है, वो अपने स्वास्थ्य का यदि ख्याल रखें, तो यद्यपि वो रखते हैं, वो सब जानते हैं इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से, स्वयं भी जानते हैं, लेकिन उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। लेकिन 2024 आचार्य जी आपको ये फिर से कैसे, आपको मोदी जी का आचार्य युग है। आचार्य जी आपको ये कैसे लगता है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से मतलब जा सकते हैं? कौन से ग्रह की वजह से आपको ऐसा फील होता है, या क्या प्रोडिक्शन आपकी, या कोई 2028 तक इनका अभी मंगल की अभी दशा मंगल चल- है, मंगल तो इसका मतलब 2028 तक तो इनका प्रबल राजयोग है। राजयोग है। जब राहु की दशा आएगी तो जी। हो सकता है उस समय इनके दिमाग में आएगा अब तो मैं भगवान का भक्त हो जाऊं, शंकर बोलेगा। ऐसा हो सकता है। वो बिल्कुल 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 हो सकता है। मुझे यही लगता है कि अब वो ये सोचे कि अब मैं 73 के वर्ष के उपरांत अब मेरा वो समय है कि जिनकी कृपा से या जिनके लिए मैंने जीवन पर्यंत प्रार्थनाएं की, अब मैं पूरी तरह उनके चरणों में चला। नहीं तो आप ये बताओ, अब यहाँ पर ज्योतिष आएगी हमारी और हाँ, आपकी, ठीक है ना? बिल्कुल। अब 2000 मान लो 73 साल के हो जाते हैं जी। और चुनाव जीतेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, ये जी, निश्चित आ रहा है कुंडली निश्चित में। है, जी हाँ। तो क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद जब 75 साल के हो जाएंगे तो जो प्रोटोकॉल जो बनाया है उन्होंने, क्या उसको वो छोड़ देंगे या वो बढ़ाना पड़ेगा ग्रहों के हिसाब से? लोग देखिए, चौथे भाव में यानी लोगों की मंशा ये रहेगी कि वो रहें और टिके रहें और सदा के लिए टिके रहें। और लोग, बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी है भावावेश में। लेकिन इधर यदि हम देखते हैं, शनि की जो चाल है ये उनके चूंकि कुंभ में है और जहां उनका बृहस्पति भी बैठा हुआ है, तो ये उनके अंदर एक साधुत्व की उत्पत्ति करेगा। मुझे बार बार यही लग रहा है कि मुझे अब ये लगता महात्मा है, मोदी जी आचार्य करके जी, वो जाने मेरे को जाएंगे। तो आचार्य जी मुझे ये लगता है कि ये पूरे 5 साल, ये वाला पूरा 5 साल टर्म जो अभी 24 का चुनाव आएगा, 24 से 28 तक जो चलेगा, उसके बाद इनका शनि नीच अवस्था में आ जाएगा। जी हाँ, राइट, शनि नीच होगा गोचर में, राहु की दशा भी आएगी, राहु की अंतर्दशा भी आएगी, जी है ना? तो उस समय ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं इनको अंदर से वैराग्य की भावना हो जाए और ये जनता को बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं अब
भगवान के शरण में जा रहा हूँ। और यद्यपि मैं ये नहीं कह रहा कि उनके उत्तराधिकारी कौन है क्या है, लेकिन चर्चा कर रहा हूं, बस चर्चा ही के तौर पे से लिया जाए, और चर्चा वो है अमित शाह। बहुत सुंदर। बिल्कुल, अमित शाह जी की बात से मैं भी सहमत हूं, और अमित शाह जी का निश्चित तौर पर उत्तराधिकारी हो सकते हैं। और क्योंकि उनकी बृहस्पति कुंडली की दशा अमित शाह जी की चल रही है। जी हाँ हाँ। जी। और ये दशा एक ऐसी दशा है जो उनकी स्थिति को बहुत मजबूत करेगी। यद्यपि एक चीज मैं कहूंगा, चूंकि सप्तमेश भी है बृहस्पति, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में गड़बड़ ना हो, इस बात का वो जरूर ख्याल रखें। यद्यपि मैं पुनः कहता हूं कि वो जरूर रखते होंगे, सब उनको सब पता है ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी मैं उन्हें राजनीति में और ऊपर और विलक्षण बनते हुए देख रहा हूं। और इधर जो 370 का डिक्लेरेशन है, या जो कुछ और बहुत महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन है, वाले। और मुझे जो लगता है कि फिर से कुछ ऐसे मुद्दे अब आने वाले हैं जो भारत की संस्कृति के रक्षार्थ होंगे, और उस पर विरोध भी होगा, दोनों ही चीजें साथ चलती हैं, तो उससे इनका कद अब और बढ़ेगा। क्योंकि एक चीज हमने नोट करनी चाहिए कि इन सारे मुद्दों पे माननीय प्रधानमंत्री बिल्कुल मौन रहते, वो नहीं बोलते। वो नहीं बोलते हैं, विपक्ष से अपने तरीके से भले ही कहे, लेकिन मैं ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से और अमित शाह जी की बृहस्पति की महादशा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचता हूं कि वो जानबूझकर नहीं बोलते कि तुम आगे आओ और इन मुद्दों को फेस करो, इन्हें संभालो और देश को आगे लेकर जाओ। और इसीलिए अमित शाह जी बोल्डली ना केवल संसद में बल्कि सभाओं में भी इन मुद्दों को एड्रेस करते हैं, आगे बढ़ के बोलते हैं। जिस प्रकार से धारा 370 को हटाया गया, या और मुद्दों को भी, राम मंदिर के मुद्दों को भी बहुत बोल्डली स्टेप लिया और किसी को पता नहीं लगने दिया। मतलब आप ये देखिए कि पूरे देश में ऐसा लगा था कि ये दोनों मुद्दे जब आएंगे तो हाहाकार मच जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन किस सीक्रेसी के साथ, किस डिप्लोमेसी के साथ इन मुद्दों पे फैसले लिए गए, ये अपने आप में दिखाते हैं कि बहुत डेप्थ में जाकर काम होता है और उसको सतह से बहुत दूर रखा जाता है ताकि मिनिमम डैमेज हो सके। मतलब डैमेज कंट्रोल मैक्सिमम रहता है। आपको एक और रास्ते की तरफ लेके जाना चाहता हूं डॉक्टर नीति, कि आजकल अमित जी का जो एक्चुअल डायलॉग हो रहा है, जो सामने नहीं हो रहा है, वो हो रहा है ममता जी का जी। और खास तौर से जो अडानी का उन्होंने एकदम से इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया है, उसके बाद तो ये टग ऑफ वॉर और ज्यादा बढ़ गई। ममता जी के बारे में आप क्या सोचती हैं? क्योंकि ममता जी के होने और पावरफुल होने से बंगाल की एक बहुत बड़ी जनता सीधे सीधे प्रभावित होती है, और उसके साथ साथ देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हुए, वो भी सीधे सीधे राजनीति से प्रभावित होते हैं ममता जी की। तो आप क्या देखती हैं 2024 में ममता जी के बारे में? देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए पूरे भारत में एक ही सीएम है जो महिला है, और वो ममता बनर्जी हैं। 15 साल की बहुत छोटी आयु से वो राजनीति में आई, और जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति को, बंगाल की राजनीति को साधा है, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान दिखता है, और बहुत ही रॉबस्ट योगदान, क्योंकि उनका जो लगन है मंगल का लगन है, मेष राशि का लगन है, कालपुरुष का भी यही लगन रहता है, और मेष लगन वाले बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। मंगल अपने आप में आपको ऊर्जा देता है। दूसरी तरफ ममता जी की कुंडली में 2 योग बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। केंद्र में गुरु उच्च के हैं 4थे भाव में, और वहीं 7म भाव में शनि उच्च के हैं, स्वराशि उच्च की राशि में आने से। तो शश नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। इसको अगर हम बहुत सिंपल समझें, देखिए मैं मान लीजिए, और अब बहुत सारे ऐसे लोगों को समझा रहे हैं जिनको ज्योतिष का कुछ नहीं आता लेकिन जानना बहुत कुछ चाहते हैं इन लोगों के बारे में, उनको ये कैसे समझाएंगे? देखिए, शश नामक योग व्यक्ति को हारने नहीं देता, ये पक्की बात है। बहुत फाइटिंग स्पिरिट देता है, और रहस्यों को भी अपने नहीं बताते हैं। ममता जी कहीं ना कहीं बहुत सीक्रेटिवली प्लान करेंगी 2024 के चुनावों को, और उनकी जो महादशा भी आएगी, अभी शनि में राहु चल रहे हैं फरवरी तक, 2 फरवरी के बाद शनि में गुरु की अंतरदशा आएगी। गुरु वर्गोत्तम है,
उचके हैं, नवांश में भी लगन भी वर्गोत्तम है, यानी वो तो हिल नहीं रहे अभी। कहीं नहीं हिल रहे हैं। और अपनी मैं कहती हूँ कि अगर गुरु की इससे अच्छी स्थिति किसी की कुंडली में हो नहीं सकती है कि एक तो उच्च के ऊपर से वर्गोत्तम, ऊपर से नवांश में वर्गोत्तम, तो ओवरऑल वो दशा भी मिल रही है। शनि की भी दशा मिल रही है, शनि लेकिन स्लो प्लैनेट है और यहाँ पे शनि दशमेश और लाभेश है, तो ये रिजल्ट्स तो देगा बट बहुत धीरे से देगा, कहीं ना कहीं पुशबैक भी करेगा। न्याय का कारक है तो न्याय तंत्र से प्रॉब्लम आएगी, जैसे अभी हाल ही में उनकी सांसद के ऊपर एलिगेशन आई है और उसके ऊपर सारा और प्रकरण उसके चल रहा बाद है। उन्होंने तुरंत एक आदेश भी पारित कर दिया, तो और इसलिए उस आदेश को पारित करके उन्होंने चुनौती दे दी केंद्र को। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फाइट बैक ममता जी देंगी 2024 में। वेस्ट बंगाल में अभी ममता जी को हिलाना आसान नहीं है उनकी कुंडली के आधार पर, जो मेरे पास सामने आ रहा है। एक और ऐसा नाम है जो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो उधर बंगाल में डटी हुई हैं ममता जी, जी और इधर महाराष्ट्र में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है उद्धव ठाकरे जी का। जी। तो आपको क्या लगता है उद्धव ठाकरे जी के राइज के बारे में? आचार्य जी, उद्धव ठाकरे की जी जो कुंडली है ना, वो बहुत पावरफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी कुंडली कन्या लगन की है, 17 जुलाई 1960 सुबह 10:14, इनकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, ये मैंने कंफर्म किया। कन्या लगन है, लगन का स्वामी बुध राजयोग बना करके, भद्र नाम का राजयोग दशम में बना करके बैठा हुआ है। इसका मतलब एक राजयोग महापुरुष राजयोग, ज्यादातर बड़े जितने भी नेता होते हैं, आईएएस आईपीएस जजेस होते हैं, उनकी कुंडली में ये राजयोग होते हैं। तो इनकी कुंडली के अंदर भद्र नाम का महापुरुष राजयोग है जो बड़ा पावरफुल है। दूसरा, इनकी कुंडली के अंदर धनु राशि के अंदर बृहस्पति भी स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है। एक और है हंस नाम का राजयोग। जब ये दो राजयोग आमने सामने आते हैं तो एक और बनता है कारकाक्ष नाम का राजयोग। अब दो तो राजयोग महापुरुष हैं ही, एक हंस नाम का और एक भद्र नाम का, तो ऐसा व्यक्ति तो अपना भाग्य लेके पैदा होता है। और एक अब ऐसा नाम बहुत संक्षेप में हम उसके बारे में जानना चाहेंगे आचार्य जी से। जी जी। और वो नाम भी अपने राज्य की राजनीति की बागडोर और आइडियोलॉजी को पकड़े हुए हैं, और उनके इलेक्शन लड़ने से अगर स्टेट वो चेंज करते हैं तो राजनीति में एक बड़ी उठापटक की संभावनाएं 2024 में दिखती हैं। नीतीश कुमार जी की मैं बात कर रहा हूं, आपको क्या दिखता है? क्या वो नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, या बिहार की राजनीति में ही रहेंगे? और क्या आपको लगता है कि रिजर्वेशन के मुद्दे पर वो और कुछ कह सकते हैं, या उनकी केंद्र से सीधे ठन जाएगी किसी बात पर? और उनके स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा हाल बताइएगा। नीतीश जी की जन्मपत्री जो हमारे सामने है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है हमारे पास एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, और जब हम गूगल देवता के पास जाते हैं वो दोपहर के 12 बजे का समय दे देते हैं, तो अधिकांश कितनी बातें सही हैं। बख्तियारपुर में जन्म है इनका, 1:20 का मेरे पास इनका टाइम आया है। मिथुन लगन की पत्री है इनकी। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र में इस व्यक्ति का जन्म हुआ। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, गणमूल के नक्षत्र हैं, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से उनके जो हृदय में रहता है ना, वो पहली बात तो ये रहती है कि मुझे अपना वर्चस्व बना के रखना है, चाहे इधर चाहे उधर। तो ये इस वजह से मुख्यमंत्री भी बने रहे। और आने वाले समय के अंदर अगर आप उससे पूछें और इनके स्वास्थ्य के बारे में पूछें तो एक बात तय है कि मंगल इनका रोग का कारक है, वो रोगेश है, छठे भाव का स्वामी है। अब ये मंगल जिस भी जगह जाके बैठेगा, ये मंगल मीन राशि में बैठा है, दशम भाव में बैठा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये मंगल इनके लिए शुभ नहीं है। इनके पैरों में तकलीफ, इनको ध्यान रखना है, इनकी स्पाइन में और पैरों में तकलीफ ना आए, इसका इन्हें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, ये बात मुझे कहनी है कि D10 में दशमेश पंचम भाव में है। D10 में महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू ऋषि पराशर, इफ द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस गोज टू द 5th हाउस, तो इट इज, ये योग बना खड़ष्टक योग। दशमेश अगर अपने से अष्टम में चला जाता है तो ऐसा व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपनी सत्ता से इसको हटा दिया जाता है। जनता के द्वारा ये निर्णय किए जाते हैं, बिल्कुल, और राज आज्ञा आती है। कहते हैं ना, दशम भाव राज आज्ञा, वहां से वो अष्टम में गया ऐसा है। बिल्कुल, तो ये निर्णय योग सटीक बन आ रहा रहा है, है। बिल्कुल ठीक बन रहा है। अब चलते चलते जिसके बारे में सब लोगों को जानने की एक उत्सुकता रहती है कि ठीक है, ये सारी बातें हमने समझ ली, अगर
एक एक करके हमको 4 लाइनें मिल जाएं, तो हम कैसे समझें 2024 हमारे लिए क्या होगा? कोई खास रोक तो नहीं है, कोई डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमी तो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मैं शुरू करता हूं डॉक्टर एच.एस. रावत जी से कि एक लाइन में यदि 2024 लोगों को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? बिल्कुल, मैं आचार्य जी बहुत अच्छी बात की। मैं 2024 की आपको प्रोडिक्शन कर देता हूं। 2024 में अप्रैल लास्ट यानी 1 मई से देवगुरु बृहस्पति का शत्रु राशि में ट्रांजिट, यानी जो भी काम करना चाहते हो 2024 में अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपके पास ये महीने बहुत अच्छे हैं। उसके बाद बृहस्पति का दुश्मन की राशि में चले जाना आपके कामों में रुकावट डालेगा, क्योंकि बृहस्पति 5 चीजें देता है। धन देता है, संतान देता है, भाग्योदय करता है, कर्म करता है और लाभ देता है। व्यापारी, एजुकेशन, संतान, धन, इन सब स्थितियों पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है। उसके बाद अक्टूबर में 17 अक्टूबर से सूर्य नीच होगा और उसके बाद लगातार साल के एंड तक मंगल भी नीच होगा। 2 ओजस्वी ग्रह नीच हो जाएंगे और वहां से फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। इसका मतलब अप्रैल तक अपना काम कर लीजिए, अप्रैल के बाद और काम कर सकते हैं, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने फिर आपके लिए कहीं कहीं बाधक रहेंगे। बाकी बहुत अच्छे ग्रह आपके लिए, हमारी शुभकामना आपके साथ हैं। डॉक्टर नीति क्या टेक अवे दे रही है? टेक अवे 2024 को अगर हम मूलांक की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पे अंक ज्योतिष की भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, 8 अंक बनता है, शनि का अंक बनता है, तो निश्चय रूप से शनि का प्रभाव 2024 में सबके ऊपर कहीं ना कहीं रहेगा। देश के पॉइंट ऑफ व्यू से शनि हमेशा शैने चलता है, यानी कि धीरे धीरे रिजल्ट देता है, एक जजमेंट का ग्रह है, तो आपको मेहनत बहुत करवाएगा। ओवरऑल आपको लेबर बहुत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे, बट निश्चय रिजल्ट्स एफर्ट्स, ये आपको एफर्ट्स, आपको एक्स्ट्रा पीपल विल कम आउट, और नई नई टेक्नोलॉजी को वो आके उसको यूज करके अपने कार्य क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। तो चैलेंजेस मिलेंगे, बट एट द एंड सफलता आपको यानी मैं ये कह सकता हूँ सफलता मिलेगी, अप्रैल तक तो खास तौर से मिल ही रही है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन एफर्ट्स बहुत डालने होंगे, ये डॉक्टर नीति ने कहा। अब आचार्य जी जब तक फाइनल वर्डिक्ट ना दे दे, जो हम सबके वरिष्ठ है, तब तक बात कैसे मानी जाए? तो आचार्य जी आप एक लाइन में 2024 को कैसे देखेंगे? मैं अपने देश को और भारतवासियों को बहुत ऊंचाइयों पे जाता हुआ देखता हूं। जनता के हृदय के सम्राट, जनता के हृदय में वास करने वाले, कहते हैं ना हमें राम राज्य चाहिए, जिस राज्य में जनता का पशु पक्षी तक भी प्रकृति के 5 तत्व जब आशीर्वाद देते हो, तब राम जी की बात होती है। राम जी का मंदिर हमारे सामने आ रहा है, जो सबको न्याय देता है, जो सबको प्रेम देता है, जो सबको आशीर्वाद देता है। 2024 भारत विश्व गुरु बन के पूरे विश्व में अपना अध्यात्म, अपने धर्म के 10 लक्षण, जहां पर अहिंसा है, जहां पर करुणा है, जहां पर प्रेम है, जहां पर ब्रह्मचर्य है, जहां पर अचौर्य है, जहां पर अपरिग्रह है, ऐसे आशीर्वादों के साथ हमारा देश हिमालय की तरह, बिल्कुल गगनचुंबी हिमालय की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस के मामले में सभी लोगों को बहुत संभल के चलना होगा, और स्वास्थ्य का अप्रैल के बाद से, है ना डॉक्टर? बिल्कुल, अप्रैल के बाद से सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का, खासतौर से इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। टाइम्स नाउ नवभारत के इस खास शो में हम सभी लोगों की ओर से 2024 की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और चलते चलते एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा सब लोगों से, तू शाहीन है परवाज कर, तू शाहीन है परवाज है तेरा काम। परेशानी अपनी जगह है, लेकिन हिम्मत भी करनी है। तू शाहीन है परवाज है तेरा काम, तेरे सामने आसमान और भी है। बहुत सारी शुभकामनाएं टाइम्स नाउ भारत की खास पेशकश की। जय हिंद। जय।
कोई भी कार्य जल्दी नहीं, गुणवत्ता के आधार पे अधिकतम मजबूती के साथ जो होना चाहिए वो किया जा रहा है और उसी के कारण यह निर्माण कार्य 3 चरणों में रखा गया है। पहला 2023 दिसंबर तक है, दूसरा 2024 में होगा जब पूरा मंदिर का निर्माण हो जाएगा, और तीसरा और अंतिम चरण है जबकि परिसर में भी जो निर्माण कार्य हैं वो होंगे। धन्यवाद। प्राण प्रतिष्ठा समय उस समय गर्भगृह में कौन कौन से विराजमान रहेंगे? ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विषय हमारे जो ट्रेजरर महोदय हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं उनके क्षेत्र का है। मेरा केवल निर्माण कार्य से संबंध है। बाबू जी, प्राण प्रतिष्ठा नजदीक है, क्या ऐसा ट्रस्ट चाह रहा है जो काम बहुत जल्दी होना चाहिए? कोई भी कार्य जल्दी नहीं, गुणवत्ता के आधार पे अधिकतम मजबूती के साथ जो होना चाहिए वो किया जा रहा है और उसी के कारण यह निर्माण कार्य 3 चरणों में रखा गया है। पहला 2023 दिसंबर तक है, दूसरा 2024 में होगा जब पूरा मंदिर का निर्माण हो जाएगा, और तीसरा और अंतिम चरण है जबकि परिसर में भी जो निर्माण कार्य हैं वो होंगे। प्राण धन्यवाद। प्रतिष्ठा समय उस समय गर्भगृह में कौन कौन से विराजमान रहेंगे? ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विषय हमारे जो ट्रेजरर महोदय हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं उनके क्षेत्र का है। मेरा केवल निर्माण कार्य से संबंध है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये अपनी तरफ से प्रयास किया है कि पूरी दुनिया को, पूरे देश को, हर एक राम भक्त को ये संदेश जाना चाहिए कि कार्य दिन रात चल रहा है और हर एक वो माइन्यूट डिटेलिंग, हर वो बारीक से लेकर बड़ी बात जो मंदिर निर्माण के दौरान ध्यान में रखी जानी चाहिए, वो वास्तु से संबंधित हो, वो तकनीक से संबंधित हो, वो किसी भी ऐसी चीज से संबंधित हो जिसके बगैर मंदिर निर्माण का कार्य पूरा नहीं होगा या नहीं होना चाहिए, उसका पूरी तरीके से उसको ख्याल में रखा जा रहा है, कंसिडरेशन में रखा जा रहा है। इस बात से लोग आश्वस्त